हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन। बात चल रही है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, बहुत बड़ी वैकेंसी है। बार बार यही बात कही जा रही है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो आपकी इसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे ये लगता है कि हमेशा उसके पीवाईक्यू देखना चाहिए। तो हम 2018 के पीवाईक्यू कर रहे हैं। इसकी कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी है, आज एक नई वीडियो है। देखते हैं कि इस वीडियो में कितने एमसीक्यू कवर हो जाते हैं, कितने पीवाईक्यू कवर हो जाते हैं। तो चलते हैं 2018 के पीवाईक्यू की तरफ। इससे पहले के पीवाईक्यू सारे इसकी पहले वाली वीडियो में हो चुके हैं। अब आगे के पीवाईक्यू देखिए। एक स्थायी संपत्ति की लागत 2 लाख रुपये, अपलिखित मूल्य 1,30,000 को 2,20,000 रुपये में बेचा जाता है। स्थायी संपत्ति के निपटारे का परिणाम होगा। इसमें क्या है बेटा, 2 लाख रुपए की लागत है जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू 1,30,000 रुपये है, जिसको आप संपत्ति की लागत मूल्य से भी ज़्यादा में बेचते हो। तो आपको करना क्या है, इसमें 2 लाख में से 1,30,000 जो आप लेस करोगे, 70,000 रुपये को तो आपका आयगत लाभ होगा और 20,000 रुपये आपका पूंजीगत लाभ होगा। कैसे? आपकी लागत से यदि आप अधिक में बेचते हो तो वो आपका पूंजीगत लाभ होता है, और रिटर्न डाउन वैल्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस आपका आयगत लाभ होता है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोपाल व्यवसाय का स्वामी उसके द्वारा व्यवसाय से धनराशि निकालने की लेखांकन प्रविष्टि है। 11th क्लास का ये क्वेश्चन से बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन हम इनमें भी गलती कर सकते हैं। गोपाल व्यवसाय का स्वामी है, तो जो व्यवसाय के स्वामी द्वारा धनराशि उसके द्वारा व्यवसाय से धनराशि निकालने को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। एक विनिमय बिल का उसके धारक द्वारा उसकी देय तिथि से पूर्व किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरण कहलाता है। एक विनिमय बिल का उसके धारक के द्वारा उसकी देय तिथि से पहले ही किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरण, ट्रांसफर क्या कहलाता है? बिल का बेचान, एंडोर्समेंट। जब अनुग्रह बिल भुनाया जाता है तो बट्टे की राशि वहन की जाती है, वो वहन की जाती है लेखक और स्वीकारकर्ता द्वारा उसके द्वारा प्रयुक्त कोषों के अनुपात में। एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 48,000, 41,000, 31,000 है। उन्होंने जेड को लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। ठीक है, जेड 30,000 रुपये अपनी पूंजी के रूप में लाता है, तो जेड के हिस्से की ख्याति क्या होगी? तो ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है और बहुत ईजी, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जेड का जो 30,000 का हिस्सा है 1/4 के लिए, तो इससे पूरी फर्म की कैपिटल निकालिए, वो होगी आपकी 1,20,000 रुपये। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी फर्म की कैपिटल 1,20 है, जबकि इन तीनों की कैपिटल 48, 31 एंड 30 को आप इंक्लूड कर लोगे। जो भी आपका आएगा उसमें से आप क्या करोगे, 1,20,000 में से आप इसको लेस कर दोगे। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 1,20,000 को लेस करने के बाद जो आंसर आएगा आपका 11,000। ठीक है, 11,000 में आपको क्या करना है, 11,000 आने के बाद आपको क्या करना है, ये करना है आपको 1/4 आपको इसके हिस्से की अमाउंट निकालनी है। तो ये आ जाएगा जेड के हिस्से की ख्याति। ठीक है जी, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आदर्श लिमिटेड कंपनी का क्वेश्चन है। 10 रुपये वाले प्रत्येक के जिस पर 7 रुपये मांगा गया था, 40 रुपये हरण किए गए थे, जिस पर विराट ने 5 रुपये प्रति अंश का भुगतान किया था। उनमें से 30 रुपये अंश प्रति अंश 6 रुपये की दर से पूर्ण प्रदत्त रूप में तरुण को पुनः निर्गमित किए थे। पूंजी संचय खाते में कितनी राशि ट्रांसफर की जाएगी? तो देखो, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पूंजी संचय खाते में आपको कौन सी राशि ट्रांसफर करनी है? जो आपने जिस शेयर को आपने रीइशू करा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है, बस इतना से ध्यान देखो कि कितने शेयर आपने रीइशू करे हैं। हमने शेयर जो रीइशू करे हैं वो है 30 शेयर पर, जिस पर विराट ने 5 रुपये प्रति अंश का भुगतान किया। तो फॉरफिटेड में कितने, 5 रुपये के हिसाब से आ गए। 3 × 5 कितने आ गए, 150। 3 × 5 30 × 5 कितने हो गए, 150 हो गए। ठीक है, इसके बाद 30 × 4 4 रुपये आपने पूर्ण प्रदत्त के रूप में आपने रीइशू कर रहे हैं। तो आपका बेटा 4 रुपये का क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया रीइशू पर, जो आप फॉरफिटेड में लिखते हो। तो हमारे पास क्रेडिट में 150, डेबिट में 120, तो 30 रुपीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पता नहीं ये आंसर क्यों इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है।
ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वसूली पर लाभ और हानि को सभी साझेदारों के पूंजी खातों में स्थानांतरित किया जाता है। वसूली पर लाभ और हानि को लाभ विभाजन अनुपात में ही सभी साझेदारों में हम बांटते हैं। किसमें? लाभ विभाजन अनुपात में। ठीक है। जब सभी ऋण पत्रों का शोधन हो जाए तो ऋण पत्र शोधन संचय खाते के शेष को किस खाते में स्थानांतरित करते हो? कौन से में? सामान्य संचय में, जर्नल रिजर्व में। लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया पर्यव्यांकन कहलाती है, कोस्टिंग कहलाती है। तो ये भी मैं जब आपको कोस्टिंग पढ़ाऊंगी तो उसमें दिखा दूंगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक जैसे ही है। उसके बाद एक कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद है 91 समित बंटन में यदि x बराबर आपके पास 12 हो तो बहुलक के मूल्य का गणना कीजिए। कितना ईजी है कि यदि समित बंटन होता है तो इसका मतलब आपके पास वहाँ पर x भी और z भी, बहुलक भी, माध्य भी और मध्यिका तीनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब z बराबर भी क्या होगा? 12 और m बराबर भी क्या होता है? 12। ठीक है। उसके बाद है ये भी, इस वाले क्वेश्चन से भी बहुत ही लगाव है। विचरण गुणांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक निरपेक्ष माप है। यह एक निरपेक्ष माप है। एक कक्षा के छात्रों की बुद्धि का औसत स्तर का पता लगाने के लिए कौन से माध्य का आप उपयोग करोगे? कौन सा माध्य का आप उपयोग करना चाहोगे? वो करना चाहेंगे हम माध्यिका का। किसका? माध्यिका का। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा या हानि जो चिट्ठे के 12 माह पश्चात या संचालन चक्र की अवधि के पश्चात अपलिखित होगा वो कहाँ दिखाया जाएगा? सिंपल सी बात है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा या हानि जो 12 महीनों के बाद होगा तो वो आप अन्य गैर चालू संपत्तियों में दिखाओगे। किस में दिखाओगे? अन्य गैर चालू संपत्तियों में। इसके बाद अगला देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी के वित्तीय विवरण पत्र किस प्रारूप में बनाए जाते हैं? किस प्रारूप में वो बनाए जाते हैं? लंब, वर्टिकल या प्रतिवेदन प्रारूप जिसको बोल दो, उसमें बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी लागत की विधि नहीं है? ठेका है, उपकार्य है, प्रक्रिया है, परमाप, लागत निर्धारण, ये लागत की विधि नहीं है। वह तकनीक जिसमें संपत्ति और दायित्व को 100 में परिवर्तित किया जाता है। संपत्ति और दायित्व को समानाकार चिट्ठा, देखो किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, ये समझो आप। ठीक है। अब ये क्या आपने पढ़े हुए क्वेश्चंस नहीं होंगे? बिल्कुल ये आपके पढ़े हुए ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह कैश इनफ्लो का नहीं है? कौन सा नहीं है? ऋण पत्रों का निर्गमन होगा तो पैसा आएगा, देय बिलों में कमी होगी तो पैसा आएगा, आपके पास संयंत्र की बिक्री देय बिलों की कमी होगी तो पैसा जाएगा, बीपी आपकी, और संयंत्र की बिक्री होगी तो पैसा आएगा, देनदारों में कमी होगी तो भी पैसा आएगा। तो सारा कैश इनफ्लो है, आपके पास देय बिलों की कमी नहीं है। नक्शा कार्यालय वेतन से संबंधित है। नक्शा कार्यालय वेतन, ड्राइंग्स ऑफिस सैलरी, ये किससे संबंधित है? ये होता है बेटा आपका कारखाना उपरिव्यय से। कारखाना उपरिव्यय से, पता नहीं इन्होंने ये भी क्यों किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद एक और पार्ट बनेगा जिसमें आपके पास 20 MCQ और बच रहे हैं, वो कंप्लीट PYQ बच रहे हैं, उसकी वीडियो और अपलोड कर दूंगी। इसके बाद हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को लेते जाएंगे और कुछ MCQ तो मैं लगातार ही अपलोड करती जाऊंगी। ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को बताना ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइब होते जाएं।